स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं पॉलिसी वॉच और हम बात कर रहे हैं अबाउट इज देयर अ रिसर्जेंस ऑफ खालिस्तान और खालिस्तान इशू। गत 23 फरवरी की शाम को अजनाला पुलिस स्टेशन जो पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है वहां पर हुई घटना के बाद ये क्वेश्चन सबके सामने आ चुका है। हालांकि इस घटना को ऑलमोस्ट एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। नाउ वी आर एनालाइजिंग इट। नाउ मच ऑफ द डस्ट हैज सेटल्ड ऑन द ग्राउंड एंड दैट इज व्हाई इट गिव्स अस अ बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट। हम इस बारे में अब गहनता से चर्चा कर सकते हैं, ना ही सिर्फ इंसिडेंट बल्कि इंसिडेंट से जुड़े हुए और पीछे के तत्व और क्या इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। नाउ दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। इससे पहले कि हम गहन चर्चा में जाएं, वी हैव टू डिस्कस व्हाट एक्चुअली हैपेंड। सो 23 फरवरी को अमृतपाल सिंह, जो अपने आप को एक रेडिकल प्रीचर बताते हैं सिखिज्म का, जो अमृत या शब्द कीर्तन से रिलेटेड काम और उसके साथ साथ खालिस्तान या एक अलग सिख डोमिनेटेड प्लेस की मांग उठाने वाले ये व्यक्ति, इन्होंने अपने एक एसोसिएट को छुड़ाने के लिए अजनाला पुलिस स्टेशन में अपने समर्थकों के साथ एक प्रकार से पुलिस के सामने गए और भारी मात्रा में, इनफैक्ट इन अ लॉट ऑफ आर्म्ड ऑर्गेनाइजर्स, विथ अ लॉट ऑफ आर्म्ड ऑर्गेनाइजर्स, ही इज सीन टू बी स्टॉर्मिंग द पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन में अपने एक व्यक्ति या साथी को छुड़ाने के बाद, जिनका नाम लवप्रीत सिंह बताया जाता है, ही केम आउट। पंजाब पुलिस ऑल्सो गेव इट्स ओन वर्जन सेइंग दैट कि लवप्रीत जी के खिलाफ जो एलिगेशंस लगे हुए थे, एक्यूजेशंस लगे हुए थे, वो सबको गलत साबित करने के लिए इन्होंने अपने अनुयायियों के साथ पुलिस स्टेशन में आए। द परमिशन वॉज नॉट गिवन, पुलिस स्टेशन वॉज बैरिकेटेड, बट येट इट वॉज स्टॉम्प्ड और वहां से उन्हें छुड़ाया गया और वापस ले जाया गया। द पंजाब पुलिस ऑल्सो told that it has withdrew the FIR. Now, many journalists as well as researchers are calling it as a big heartedness of Punjab police कि पंजाब पुलिस इस तरीके से बिग हार्टेड नहीं होती है। एक FIR, अगर एक साइकिल चोरी की भी FIR हो, वो भी आदमी के मरते मरते तक रफा दफा नहीं होती है, खत्म नहीं होती है। सो द FIR of kidnapping charges on the associates of अमृतपाल सिंह was very serious and it should not have been withdrawn. But anyways, ये घटना के बाद काफी विस्तार से बात हुई है अमृतपाल सिंह के समर्थकों द्वारा या उनके समर्थकों द्वारा उठाए गए बयानों का या अमृतपाल सिंह के द्वारा ही दिए गए बयानों का। And most of the people are saying that this is what we have seen 30 or 40 years ago. To repeat that oft used cliche, यानी कि वो क्लीशे जो हम बार बार सुनते हैं, that we have seen this film long before also, and that is what we have to see in hindsight. क्या ये पहले हुई घटना का वापस एक साइक्लिक फॉर्म है जो चल रहा है? What is the issue of radicalization? Is there any issue of radicalization in Punjab? Should we press the panic button as of now? We will see all of this in detail, as well as give some of the pointers that government of India is taking, यानी कि रेडिकलाइजेशन को या सेपरेटिज्म को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही हैं या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपनी तरफ से क्या कर रही हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो लेट अस बिगिन फ्रॉम वेयर इट स्टैंड्स। द रीजंस, यानी कि जो पहले घटित ऐसी चीजें हो चुकी हैं उससे ही रिलेटेड रीजंस को हम देखते हैं, दैट व्हाट लीड्स टू सच काइंड ऑफ डिमांड्स और मूवमेंट्स इन पंजाब। 3 इंपॉर्टेंट रीजंस बार बार दिए जाते हैं बाय रिसर्चर्स, बाय इंटेलिजेंस ऑफिसर्स एज वेल एज बाय जर्नलिस्ट्स, जिन्होंने पंजाब को काफी सालों तक कवर किया है। एंड व्हाट आर दीज 3 रीजंस? वो ये कहते हैं दैट द फर्स्ट रीजन इज व्हेन देयर इज अ वीक लीडरशिप इन पंजाब। जब पंजाब में एक वीक लीडरशिप होती है, पर्टिकुलरली इलेक्टेड लीडरशिप, यानी कि द इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, द CM, द गवर्नर्स, द स्टेट मिनिस्टर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जब वहां पर वीक लीडरशिप हो। दूसरा, पॉलिटिकल वैक्यूम हो प्रेजेंट, यानी कि एक प्रकार से पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव ना हो लोगों के पास, एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज कि लोगों का पॉलिटिकल पार्टी से ग्रीवांसेस भी हों, राइट। सो अगर यू हैव बीन वॉचिंग, अगर आप कांग्रेस को, माफ करिएगा, अगर आप पंजाब को लास्ट 15 ईयर्स से देख रहे हैं, तो पॉलिटिकल लीडरशिप कांग्रेस और कांग्रेस के बाद अकाली दल लेड बाय BJP, एंड अगेन कांग्रेस एंड देन अकाली दल,
अब एक नई ऑल्टरनेटिव दैट इज आम आदमी पार्टी हैड कम अप, और उससे ये बताया जाता है कि वो पॉलिटिकल वैक्यूम में बैठने वाली एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी थी जो पंजाब में अब स्थित है। हालांकि अगेन वी हैव सीन दैट पीपल आर नॉट इवन हैप्पी विथ आम आदमी पार्टी, so we will see the reason why, political vacuum. And the third is the discontent in public over Delhi's perception, यानी कि always Punjabis or people who are in Punjab, they view that we want a leader who is not controlled or dictated by Delhi, जो सेंटर की पॉलिसीज नहीं, पंजाब की अपनी स्टेट पॉलिसीज को डिक्लेयर करे या प्रोफेस करे या प्रैक्टिस करे, सेंटर की बनाई हुई एक कठपुतली की तरह लीडरशिप काम ना करे। सो इफ 3 ऑफ दीज रीजंस कम टुगेदर, जब लोगों को ये लगता है दैट वीक लीडरशिप है, पॉलिटिकल अपैथी है, यानी लोगों का पॉलिटिक्स के साथ कोई ज्यादा जुड़ाव नहीं है, कोई टू एंड फ्रो नहीं है, ग्रीवांस सिस्टम नहीं है, और साथ ही साथ जब ऐसा लगता है कि दिल्ली पंजाब को कंट्रोल कर रही है, ये तीनों चीज मिलकर एक सेपरेटिज्म मूवमेंट को जन्म देती है, राइट? सो ऑल ऑफ दीज 3 रीजंस कम टुगेदर एंड सी फॉर देमसेल्व्स इन पंजाब। नाउ वी विल ट्रेस अ टाइमलाइन कि या ऐसा पहले हुआ था या नहीं हुआ था, व्हाट इज ऑल दैट रीजंस आउट देयर। यू आर आल्सो सीइंग द मैप ऑफ पंजाब एंड आई हैव शोन इट पर्टिकुलरली विद अ रीजन ऑफ मैपिंग आउट, यानी कि आपको कम से कम रिवर्स का पता चले पंजाब में। द वर्ड पंजाब इज पंजाब, दैट मीन्स 5 रिवर्स कॉन्फ्लुएंसेस। अनफॉर्चुनेटली अब पंजाब में वो 5 रिवर्स टोटली नहीं है, लेकिन फिर भी कीप अ नोट एंड कीप एन आई फॉर द मैप while I discuss the timeline. Now, Punjab as a state was not existing till 1966. The country came into independence 1947 में, लेकिन उसके बाद भी बहुत साल लगे पंजाब को एज अ स्टेट के वजूद में रखने के लिए। उससे पहले पंजाब पेप्सू के नाम से या नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता था, और बाद में पेप्सू प्रोविंस के नाम से पंजाब, ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन एक्सेट्रा। बट जो पॉलिटिकल और रिलीजियस रीऑर्गेनाइजेशन इसी भाग में चल रही थी, वो बहुत पहले से चल रही थी। 1870 से ही सिंह सभा मूवमेंट्स चल रही थी पंजाब में। दैट वाज लार्जली अराउंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजियस प्यूरिटिज्म, यानी कि रिलीजन को या सिखिज्म को शुद्ध करने की एक कवायद थी जो 1870 के टाइम पीरियड से ही चली आ रही थी। हालांकि उसने पॉलिटिकल रूप अख्तियार नहीं किया था। बाद में आप देख रहे हैं 1920s में अकाली मूवमेंट भी शुरू होती है, जिसमें सिख गुरुद्वाराओं को ज़्यादातर महंत से छुड़वाने की प्रक्रिया चल रही है। ज़्यादातर सिखिज्म और सिख टेनेट्स को अपने पूर्ण और शुद्ध रूप में फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। एंड दिस वाज लार्जली वेरी मच अटैच्ड टू द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट दैट वाज गोइंग ऑन। ये भी हम डिस्कस करेंगे ये कैसे अटैच था। Then 1966 पंजाब was created, और इसके बाद शुरू होता है असली जंग, जिसमें पंजाब से जुड़े मुद्दों के ऊपर कुछ कोशिशें होती हैं या कुछ पर्टिकुलरली एजिटेशंस होती हैं। अब पंजाब से जुड़े कौन से मुद्दे हैं, इस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे, जल्दी चर्चा करेंगे। और उसी से जुड़ी हुई चीज 1973 में द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, जो एक प्रकार से सेपरेटिज्म को या रेडिकलिज्म को बढ़ावा दे रही थी। अकाली दल के द्वारा लाई गई द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, और फाइनली 1980s यानी 78 से लेके 1994 तक आप देखेंगे कि पंजाब में मिलिटेंसी का और मिलिटेंसी को दबाने का, दोनों का ये कालखंड चला, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई। पर्टिकुलरली द नंबर्स आर नॉट ऑफिशियल, बट एज डिफरेंट न्यूज़पेपर्स से दे कीप इट एट अराउंड 10 to 15,000 पीपल। सो 10 से 15,000 लोग मरे, और साथ ही साथ 15 साल लगे to bring back normalcy in Punjab. Now we will see what were the reasons that they were fighting for and what is the idea behind this weak leadership. So let us first see कि weak leadership क्यों कहते हैं लोग। That is becoming one of the reasons कि पंजाब में militancy आ सकती है या आती रही है। Now the very first thing is seen that mostly historians as well as journalists say that Punjab, particularly post independence, have been dominated by Jet Sikhs। और जब भी Jet Sikhs चीफ मिनिस्टर के रोल पे होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स के पोजीशंस पे होते हैं, एंड दोज आर पावरफुल लैंडेड, इफ आई वुड से, वहाँ के लैंडेड लोग हैं, एग्रीकल्चरलिस्ट्स हैं,
they own most of the land. When they are in power, particularly in the Doaba region, that is between Ravi and Vyas, those are the two rivers which crisscross Punjab state as of today. तो जब जट सिक्स particularly strong leaders पोजीशन में रहते हैं तो पंजाब मिलिटेंसी की तरफ नहीं जाता है. बट व्हेन देयर इज अ वीक लीडरशिप और व्हेन देयर इज अ परसेप्शन कि लीडर्स दिल्ली द्वारा हटाए और बनाए जा रहे हैं, देन यू सी दैट पंजाब गोज द अदर वे. Now, what are the examples of that? इसके क्या examples हैं? Now, the very first examples was seen from Pepsu division. जब पंजाब को Pepsu division कहा जाता था, प्रताप सिंह कैरॉन used to be the chief minister and he was removed by Jawaharlal Nehru. जब उन्हें remove किया गया, again it was seen as as a heavy-handed approach by the center against the state. Nevertheless, he was also assassinated in 1965. Then you had the coming up of two quick people coming and going, यानी कि 1965 से ही पंजाब और पंजाबियत या पंजाब स्टेट के ऊपर एजिटेशंस होने लगे. 1966 में पंजाब was created, हरियाणा was created, चंडीगढ़ was separated and given as a common capital ground to both the states. What happens is that what you're here seeing is Jawaharlal Nehru with Pratap Kairon और गुरनाम सिंह who came after him. 1966 के बाद ये चीफ मिनिस्टर्स की श्रृंखला है और आपको बताने के लिए हम दिखा रहे हैं दैट लुक एट द टाइम पीरियड दैट विच दे आर रूलिंग. सो गुरनाम सिंह जस्ट रूल्स फॉर 262 डेज और लक्ष्मण सिंह गिल रूल्स फॉर 272 डेज. दे आर कमिंग एंड गोइंग. और क्यों हटाया जा रहा है इन्हें? प्रेसिडेंट्स रूल कह के. दे आर मोस्टली आइदर फ्रॉम अकाली दल और विद द हेल्प ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज. जब भी नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर जीत रही थी, पर्टिकुलरली अकाली दल के लोग अगर जीत रहे थे, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड यूज्ड इट्स और यू कैन से अब्यूज्ड इट्स पावर्स विथ रिस्पेक्ट टू इमरजेंसी प्रोविजंस और उन्हें हटाया और बनाया जा रहा था. नाउ particularly this was true with respect of Gyani Jail Singh. Now Gyani Jail Singh, when he becomes the chief minister in 1972, he was known as a very important pro-Congress leader. Of course, वो कांग्रेस के मेंबर थे, but when he was becoming the chief minister, he was very much thankful to Shrimati Indira Gandhi. Now, not only that, Gyani Jail Singh also belonged to the Ramgarhia caste. That may sound like OBCs among the Sikh. As Gyani ji also used to quip, वो कभी कभार मजाक में ये भी कहते थे that probably he is the last Ramgarhia who will come to the chair of chief minister. But you know what? He also went on to become the first Sikh president. Until now, the only Sikh president of India. We'll see many to come, but that remains one of the very important part of our polity. ये भी देखा गया कि Gyani Jail Singh during the time of prime ministership of Rajiv Gandhi was also an unyielding president. So he gave many examples of being a courtier of Shrimati Indira Gandhi to not being a non-conformist to Rajiv Gandhi. But anyway, ज्ञानी जेल सिंह एक प्रकार से जब पंजाब चीफ मिनिस्टर का रोल निभा रहे थे, दिस वाज द टाइम दैट यू हैड द कमिंग अप ऑफ इंसर्जेंसी और यू हैड द कमिंग अप ऑफ radicalism in Punjab politics. Again, not a Jat Sikh but a Ramgarhia caste. Many people believe कि Sikhism में caste नहीं है, but that is the sad reality. Even though Sikhism as a religion casteism को बिल्कुल बढ़ावा या पनपने का मौका नहीं देती हैं, लेकिन फिर भी you will find castes, subcastes, even Dalits among the Sikhs. And that is how the caste equation also plays a strong role in politics of Punjab. But anyways, you know what happens after Gyani Jail Singh comes? Gyani Jail Singh's one of a very seminal book which is written by Ramchandra Guha. He writes, and I would like to quote, that it was the coming up of Bhindranwale, Jarnail Singh Bhindranwala. He was not coming on his own. वो खुद नहीं आ रहे थे. Particularly, he was a talent hunt of Gyani Jail Singh. Gyani Jail Singh was bringing Bhindranwala as an ideological opponent to the already popular Akali movement. So Akali movement जो पहले से ही पंजाब में बहुत पॉपुलर थे, रिलीजियस एज वेल एज पॉलिटिकल, दोनों ही चीज़ों को वो संभालते थे या दोनों ही चीज़ों को वो सिंबल की तरह यूज़ करते थे. ऐसे में अकालियों के खिलाफ दूसरे रिलीजियस
स्ट्रॉन्ग मैन का आना बहुत ज़रूरी था, एंड इट वॉज बिलीव्ड दैट भिंडरनवाला वॉज सपोर्टेड बाय ज्ञानी जैल सिंह एंड ही प्रॉप्ड हिम अप. But anyways, that is what started it, and Bhindranwala later on moved away from Gyani Jail Singh. Fine. What happens later on? Gyani Jail Singh 1972 becomes the chief minister. 1973 आप देखते हैं कि political opposition is coming up with a new performa in their hands, and that is 1973 Anandpur Sahib resolution. The same Anandpur Sahib for whom गुरु गोबिंद सिंह एक ज़माने में आनंदपुर साहिब के लिए लड़ते रहे, आनंदपुर के लिए लड़ते रहे. किससे लड़ते रहे? मुगलों से लड़ते रहे. लेटर ऑन इवन बंदा बहादुर एंड अदर सिख soldiers, they kept on fighting for आनंदपुर साहिब. So the same place, वहीं से आनंदपुर साहिब से एक रेजोल्यूशन पास हो रही है ऑफ द अकाली दल. नाउ अगर आप इस रेजोल्यूशन को पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई थी विच वॉज ऑफ कंप्लीटली बिनाइंग नेचर, यानी कि ऐसा जो शायद इंडियन गवर्नमेंट भी चाहती हैं, और इस रेजोल्यूशन का इंडियन गवर्नमेंट की और नीतियों से पारस्परिक मेल भी आपको देखने को मिलेगा. बट कुछ ऐसी चीज थी जो सेपरेटिज्म की तरफ बढ़ावा देते थे. सो फॉर एग्जाम्पल इट टॉक्ड अबाउट रिमूविंग कास्टिज्म, जातीय प्रथा को हटाना, या इल हेल्थ या गरीबी भुखमरी को हटाना, या सभीयों को शिक्षा देना, और डिमांडिंग फॉर सेपरेट प्योरिफिकेशन ऑफ रिलीजन को डिमांड करना कि रिलीजन की प्योरिफिकेशन होनी चाहिए. लेकिन अगर आनंदपुर साहिब के प्रियम्बल में आप देखेंगे, यानी कि उनके प्रियम्बल के यानी कि टेनेट्स पे नहीं, लेकिन आनंदपुर साहिब के पहले एक छोटा सा प्रियम्बल लिखा गया था, वहां पर यह बताया गया दैट द वेरी एम्बॉडीमेंट and the hopes of aspirations of a Sikh nation is अकाली दल. So एक सिख नेशन का या होप या एम्बॉडीमेंट अगर कोई होगा भविष्य में तो वो अकाली दल होगी. और अकाली दल को फंडामेंटल पॉलिसी जो है खालसा के साथ में खालसा के नेशन को इस्टेब्लिश करना होगा. इट वॉज नॉट आस्किंग फॉर डायरेक्ट सेसेशन, वो डायरेक्टली हटने की बात नहीं मान रहे थे या बोल रहे थे भारत से, बल्कि वो ये कह रहे थे कि इफ सेंटर वांट्स इट कैन कीप विद इटसेल्फ डिफेंस, कम्युनिकेशन, फाइनेंस एक्सेट्रा, और बाकी की सारी चीज़ें पंजाबियों को दे दी जानी चाहिए या पंजाब में रहने वाले लोगों को दे दी जानी चाहिए, एंड पर्टिकुलरली द सिख्स आउट देयर. सो दिस क्रिएटेड ट्रबल्स ऑल ओवर द एयर, और ज़्यादातर यहाँ से रिलेटेड अब घटनाएं पंजाब में काफ़ी रेडिकलाइज्ड हो गई. And that is why you had the coming up of Jarnail Singh Bhindranwala. Now, what happens after that, and why Bhindranwala? Why he was seen as a person who was getting a lot of emphasis. उन्हें बहुत ज़्यादा तवज्जो मिलने लगी, particularly पंजाब के रूरल पार्ट्स में, रूरल एरियाज़ में. He started visiting हरमंदिर साहिब, और हरमंदिर साहिब और अमृतसर और उनके आसपास के गाँव और क्षेत्रों में, particularly in the north west part, जहाँ पर पाकिस्तान से बॉर्डर लगे हुए हैं, द ननकाना साहिब एरियाज, इन सारे एरियाज से जरनैल सिंह भिंडरनवाला को बहुत ज़्यादा लोगों के प्रति समर्थन मिलने लगा. एंड अगेन एज मेनी कमेंटेटर्स, रिसर्चर्स पॉइंट टू 3 वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और उसी फैक्ट्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया था. अब हम उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं. नाउ द वेरी फर्स्ट फैक्ट दैट ही वाज स्पीकिंग अबाउट वाज The anomalies created by green revolution. देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन 1977 से ऑलमोस्ट शुरू हो चुका था एक प्रोजेक्ट. आप देखते हैं कि 5-year प्लान सस्पेंड होते हैं फॉर 3 years आफ्टर द 1965 वॉर, और उसके बाद से यू हैव द कमिंग अप ऑफ द आइडियाज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. कैसे जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री दे रहे थे, और उसके बाद जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन रही हैं तो वो पर्टिकुलरली भुखमरी की समस्या को दूर करना चाहती थी. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज सेड दैट इंडिया हैड एन एग्जिस्टेंस फ्रॉम शिप टू माउथ. सो अमेरिका से शिप्स आती थी अंडर द सेक्शन 480, और वहाँ से इंडिया में गेहूँ, पर्टिकुलरली लाल कलर के गेहूँ आते थे, और ये न्यूज़पेपर्स में कहा जाता था कि अब इतने 1000 टन की शिप्स आ गई, अब उतने 1000 टन की शिप्स आ गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट एक्यूट फूड शॉर्टेज, वी एम्बार्क्ड अपॉन ग्रीन रेवोल्यूशन, और ग्रीन रेवोल्यूशन को पूरा का पूरा कंधा और सहारा पंजाब ने दिया. हालांकि इस ग्रीन रेवोल्यूशन ने पंजाब में इक्विटेबल वेल्थ क्रिएट नहीं किया, यानी कि वेल्थ
ग्रीन रेवोल्यूशन से जो आ रहा था या अनाजों की जो ज्यादा उत्पत्ति हो रही थी उससे आए पैसे अगर मैं कहूं पारस्परिक या समान रूप से लोगों में नहीं बटे। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द वेल्थ वॉज टेकन बाय द लैंडेड ओनर्स। ये बताया जाता है कि पंजाब में ओनली 15% ऑफ द पॉपुलेशन इज द ओनर्स ऑफ द लैंड। बाकी के सारे 85% पर्टिकुलरली हु आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर दे आर टेनेंट फार्मर्स। वो ज्यादातर खेतीहर किसान तो हैं लेकिन भाड़े के किसान हैं, वो अपनी जमीन नहीं रखते हैं या उनके पास अपनी जमीन की पट्टा और कबूलियत नहीं। एंड दोज हु आर ओनर्स दे आर पर्टिकुलरली इन द एरियाज ऑफ दोआबा। दोआबा के जो एरियाज हैं दैट इज बिटवीन रावी एंड सतलज, वो ये एरिया ओन करते हैं और उन्हें इस फर्टिलिटी का या ग्रीन रेवोल्यूशन का ज्यादा फायदा मिलता है जिसमें कि जट सिक्स ज्यादा है। नाउ दैट क्रिएटेड व्हाट यू कॉल एज डिस्टर्बेंस इन डेमोग्राफी। सो डेमोग्राफी में अगर रेवोल्यूशन है और रेवोल्यूशन के साथ साथ पंजाब एक सरप्लस स्टेट बन रहा है लेकिन इसका फायदा सबको नहीं मिल रहा, एंड देन देयर वाज व्हाट यू कॉल एज इनकम इनइक्वालिटी। सेकेंड, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन वाज द ग्रीवांसेस रिलेटेड टू वाटर शेयरिंग। ये बताया जाता है particularly in the speeches of even भिंडरनवाले as well as in the speeches of the new found a person who is imaging himself, यानी कि अमृतपाल सिंह के स्पीचेस में भी you will find कि ज्यादातर पंजाब से हुए अन्याय को मेंशन किया जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट अन्याय दैट दे मेंशन was the इंडस ट्रीटी। वो ये कहते हैं कि इंडस ट्रीटी पर्टिकुलरली जब पंजाब के 5 आबों को बांटा गया या इवन पंजाब प्रोविंस को पार्टीशन के वक्त बांटा गया, तो इंडस झेलम चेनाब को पाकिस्तान, रवि व्यास सतलुज को इंडिया को दे दिया गया। दैट इज हाउ द रिवर्स वर डिवाइडेड इनटू द इंडस वाटर ट्रीटी। नाउ यू आर आल्सो सीइंग द रिवर्स। अब ये पंजाब का एरिया है जो हम देखते हैं, ये हमारे आज के बॉर्डर्स हैं, बट इफ यू इमेजिन अगर आप पंजाब को देखें सो एक्चुअली अनडिवाइडेड पंजाब ये पूरा पार्ट हुआ करता था जहां पर पाकिस्तान को एक्चुअली ज्यादा पंजाब मिला हुआ है एज कंपेयर टू इंडिया और इंडियंस। इवन लाहौर जो कि ज्यादातर सिख और हिंदू डोमिनेटेड या पॉपुलेटेड एरिया था वो भी पाकिस्तान को दे दिया गया बाय साइरल रैडक्लिफ। इट वाज ड्यू टू बी गिवन टू इंडिया बट इट वाज इंडीड गिवन टू पाकिस्तान। सो ये एक हिस्टोरिक इनजस्टिस भिंडरनवाले या और पंजाबी सिख प्रीचर्स बताते रहे इन 1980s। नॉट ओनली दैट, उसके बाद वो और पंजाब के साथ हो रहे अन्याय को हाईलाइट करते रहे। सो वी विल आस्क व्हाट अबाउट द अदर्स। Particularly, they had their grievances against sharing of waters of Ravi and Vyas with पंजाब एंड हरियाणा। उनका मानना ये था कि एक तो पहले से ही पानी में बटाव हो चुका था बिटवीन द टू कंट्रीज, और अब जो बची हुई नदियां थी जैसे रावी, व्यास और सतलज, इन तीनों नदियों के ऊपर भी बांध बनाकर पानी जो है ना ही सिर्फ पंजाब को बल्कि हरियाणा और राजस्थान तक बांटा जा रहा है। And that is the historic injustice that has been done to Punjab. So this was a very important grievance जो ज़्यादातर पंजाब से related किसानों को भी थी और politicians को भी। And finally, the religious revivalism. Religion यानी कि सिख पंथ अपने आप में सिर्फ भिंडरनवाले के समय नहीं बल्कि आज़ादी के समय और शायद आज़ादी से साल, 1.5 साल, 2 साल, 200 साल पहले के समय से अपने आप को शुद्ध करने में लगी हुई थी। शिखर बंदोपाध्याय अपनी किताब प्लासी टू पार्टीशन में बताते हैं कि इवन द कमिंग अप ऑफ गुरु गोबिंद सिंह वाज सीन एज एसिडेंसीज ऑफ द जट सिक्स अमॉन्ग द लिस्ट ऑफ गुरुज। ज्यादा से ज्यादा पंजाब पर्टिकुलरली सिख पंथ में और धर्म में जो गुरुज हुए, पर्टिकुलरली अगर आप गुरु नानक देव से ही शुरुआत करें तो वो भी खत्री क्लैन से बिलोंग करते थे, और फिर बाद में भी गुरुओं की परंपरा ज्यादातर खत्री सिख गुरुओं से रही। खत्री सिख गुरुज वर नोन एज मर्चेंट्स, और फिर बाद में जब गुरु गोबिंद सिंह का आना शुरू हुआ या गुरु अर्जन देव के बाद से जो गुरुओं का आना शुरू हुआ, ऐसा कहा जाता था दैट इट वाज द एसिडेंसी ऑफ जट सिक्स। सिखिज्म में ज्यादातर जट सिक्स शामिल होने लगे, हालांकि लगभग सारे गुरुज खत्री क्लैन के ही थे, लेकिन बाद में जब गुरु की परंपरा ही रद्द कर दी गई बाय द 10th गुरु, बाय द दशम गुरु और द दशमेश गुरु, गुरु गोबिंद सिंह,
गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु की उपाधि या पदवी गुरु ग्रंथ साहिब को दे दी, एंड दिस वाज आल्सो सीन एज एन एसिडेंसी ऑफ जट सिक्स। सो एक प्रकार से जट सिक्स और खत्री सिक्स के बीच में पैरिटी लाने के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने अब लिविंग गुरुज की परंपरा खत्म की, और उसके बाद रिलीजन में आ रही त्रुटियों के वजह से, यानी कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने अगर मान लीजिए 5 केस के आवाहन दिए हैं सिखों को, फॉर एग्जांपल कच्छा केस, कारा, करपाण, कंगा, तो ये सारी चीजें जब फॉलो नहीं हो रही थी, या मान लीजिए गुरुद्वारों में मूर्तियां भी रखी जा रही थी, फॉर एग्जांपल इट इज नोटेड कि 1890s में या अर्ली 1900 में हरमंदिर साहिब में भी देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती थी, चंडी की मूर्तियां रखी जाती थी, गणेश की मूर्तियां रखी जाती थी। सिख पंथ के लोग इससे गलत मानते थे और एक सिख प्यूरैनिटिज्म के तरफ ज्यादा झुकाव रहता था। सो व्हाट द गुरु आइडियलाइज्ड फॉर देम, सो जो जैसा गुरु ने कहा सो करियो। सो दैट आइडियलिज्म, दैट रिवाइवलिज्म, ये हमेशा से सिख प्रोटेस्ट का एक अभिन्न अंग रहा है, एंड दैट इज व्हाई यू हैव द इमर्जेंस ऑफ सच लीडर्स हु यूज, हालांकि ये मेन रीजंस हैं, लेकिन ऊपर जो रीजन डाले जाते हैं रिलीजन के नाम पे जब लोगों को बताया जाता है, सो इट इज पर्टिकुलरली दीज रीजंस। एस्केलेशंस 40 साल पहले कौन से हुए, दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। इसलिए हम कह रहे थे कि वाज इट अ रिसर्जेंस। सो इफ यू लुक एट अगेन द रिलीजियस ट्राइब्स जो उस समय पंजाब में हो रहा था, 1973 में मैंने जैसे आपको बताया, यू हैड द कमिंग अप ऑफ ज्ञानी जैल सिंह, और उसके बाद में यू हैड द कमिंग अप ऑफ भिंडरनवाले। इसके बाद में हम देखते हैं 1970s में अगेन अ कांग्रेस गवर्नमेंट कम्स एंड बाय दरबारा सिंह, और दरबारा सिंह वाज अगेन सीन एज अ पर्सन जो दिल्ली द्वारा कंट्रोल्ड है। अगेन ही वाज जट सिख बट ही वाज लार्जली कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली। So what happens in Punjab is unrest, and that is what we are fearing कि अब unrest ना हो। Is this a repeat of history or sorts? So 1978 में what happens is that निरंकारी सिख के एक important leader गुरबचन सिंह की assassination होती है 1978 में, and this assassination, the person who was accused was, you guess not, जरनैल सिंह भिंडरनवाले। Why? थोड़ा मैं बता दूं, निरंकारी सिक्स आर दो सिक्स जिन्हें लिविंग गुरु की परंपरा आज भी जो आज भी लिविंग गुरु की परंपरा निभाते हैं, या ये मानते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह के बाद लिविंग गुरु की परंपरा चलनी चाहिए थी। आदि ग्रंथ को या गुरु साहिब को या गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु नहीं मानना चाहिए था, एक लिविंग सिख या एक लिविंग गुरु को ही गुरु मानना चाहिए था। दे आर अ बिट डिफरेंट from the other devout Sikhs. So Nirankari Sikh were not seen in good light by Jarnail Singh Bhindranwale and assassination happened. हालांकि ये accusation था जो लास्ट तक साबित नहीं हुआ, but anyways it was being accused to Jarnail Singh Bhindranwale. Later on there was also murder of Punjab Kesari editor. He was a Hindu person, यानी कि लाला जगत नारायण का मर्डर होता है, और उनके बाद उनके बेटे का भी मर्डर होता है। नाउ दिस वाज सीन एज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पर्टिकुलरली फॉर हिंदूज लिविंग इन पंजाब। 1980s में ये हो रहा है। अगेन दरबारा सिंह वाज द चीफ मिनिस्टर। फाइनली देयर वाज व्हाट यू कॉल ए दिलवाला एक्सीडेंट, जहां पर एक बस में ज़्यादातर हिंदू ट्रैवलर्स को उतार कर गन वुंड से मार दिया गया, गन शॉट से मार दिया गया, एंड इट वाज पर्टिकुलरली आफ्टर दिस इंसिडेंट दैट पंजाब में प्रेसिडेंट्स रूल लगता है। And finally, the whole ill-fated Operation Blue Star, जहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल के एस ब्रार को लीड किया जाता है अंडर द इंडियन आर्मी चीफ के सुंदर जी। सो आप देखते हैं दैट देयर इज अ कमिंग अप ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार, जहाँ पर भिंडरनवाले जो गोल्डन टेम्पल में मौजूद थे, पर्टिकुलरली एट द हाइट ऑफ द मिलिटेंसी, और अपने लोगों के साथ मौजूद थे, हथियार बंद लोगों के साथ मौजूद थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया जाता है, एंड दे आर बीइंग इवैक्यूएटेड, मोस्ट ऑफ देम डाई इन द एक्शन। टैंक्स वर फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड ऑन अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। इवन लेफ्टिनेंट ब्रार, उन्होंने रिसेंट इंटरव्यू में ये कहा दैट ही इज ऑल्सो अ जट सिख। सो इफ यू रिमेंबर दैट द इंडियन आर्मी वॉज वेरी मच फोकस्ड ऑफ नॉट हार्मिंग और नॉट कमिंग इन द वे ऑफ रिलीजन। वो रिलीजन के वे में नहीं आना चाहते थे, बट अगेन
as it is written in Ramchandra Guha's India After Independence, one of the military generals who commented after Operation Blue Star said that army को use किया गया in order to solve a political problem. In fact, in order to diffuse a problem that came because of political reasons. So अगर political reasons से army को use किया जाता है, this is the kind of thing that ruins army. So army should never have been used. Tank should never have been used against Akal Takht, but Akal Takht को भी हानि पहुंचती है, क्षति पहुंचती है. Nevertheless, the Indian Army remains steadfast in its resolve. Indian Army was fighting the militants and not the devotees. Finally, what is the need of hour? कि अब ज़रूरत क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है? Should we press the panic button? Is it really a resurgence? Many of the commentators का मानना है कि ऐसा नहीं है. This is not the starting of again the Bhindranwale episode that happened in Punjab almost 40 years ago. लेकिन what is the need? To engage masses politically. Masses को politically engage करना बहुत ज़रूरी है. One of the very interesting fact that I'll tell you is that Bhagwant Mann, who was the member of parliament from Sangrur in Punjab, जब आम आदमी पार्टी जीतती है पंजाब में, being a member of parliament, he could not have become the chief minister, so he needed to resign from the membership of parliament. So he did resign from the membership of parliament and he contested an election. जब वो election contest करते हैं तो उनकी अपनी सीट खाली हो जाती है. And you know what? आम आदमी पार्टी does not win that seat. It is an independent person who wins that seat, and that person was a former IPS officer and a person who is known to have separatist thoughts. Although उन्होंने ये जाहिर तौर पर नहीं कहा है. If you know the person, please comment below. But that is what it shows. That chief minister अपनी political seat, अपनी parliament seat vacate करते हैं in order to get elected into the Punjab Legislative Assembly, और फिर वो सीट आम आदमी पार्टी नहीं जीतती है, particularly chief minister की पार्टी नहीं जीतती है. That shows that politically masses आज भी पंजाब की तलाश रही हैं, an alternative to the corrupt system, not to just the governments and the parties. So there should be a presence of strong leader, not a leader who is seen to be controlled by Delhi. And sadly, ये केस भगवंत मान के साथ भी खड़ा उतरता है. Finally, meaningful employment. पंजाबियों को आज भी ज़्यादातर employment अपनी स्टेट से बाहर मिलता है. This has been true with respect to any agrarian state. भारत में जितने भी agrarian state हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो या पंजाब हो, इवन हरियाणा हो, these states, यहाँ पर लेबर्स या वो खेतीहर किसान हो, मजदूर हो, they do find employment during the harvesting seasons, लेकिन harvest seasons के बाद वो इधर उधर इर्द गिर्द ज़रूर employment ढूंढते हैं. उन्हें अपने स्टेट में एक मीनिंगफुल राउंड द ईयर एम्प्लॉयमेंट मिलना एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और उसके बाद उस पर खड़े हुए सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की वजह से ही मिल सकती है. दैट इज नॉट सीन इन पंजाब येट. पंजाब ने 1966 से ही ग्रीन रेवोल्यूशन देखा. दैट वाज अ रेवोल्यूशन इन द प्राइमरी सेक्टर. लेकिन आज तक सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में पंजाब ने रेवोल्यूशन नहीं देखा है. वो ट्रांजिशन आज तक नहीं हुआ है जिसकी बहुत जरूरत है. द थर्ड थिंग इज डी-रेडिकलाइजेशन. पंजाब की मिलिटेंसी की और मिलिटेंसी के बाद उखड़े आग की कसक आज भी पंजाबियों के दिलो और दिमाग पर है. ऐसा नहीं था कि 1984 के बाद मिलिटेंसी कुछ कम हो जाती. इंडियन आर्मी इवन लॉस्ट इट्स ओन फॉर्मर चीफ. जनरल एस वैद्य वाज असैसिनेटेड. केएस बरार, जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया, ही वाज आल्सो नाइफ अटैक्ड इन लंदन. Not only that, an Air India flight was also hijacked by the so-called Khalistanis. So ये conditions या ये traditions आगे तक चलते रहे. Even when Rajiv Gandhi signed the Rajiv Longowal Accord with Harcharan Singh Longowal, who was then the Punjab chief minister. Later on, Longowal was also assassinated. So पंजाब ने assassinations का spite 84 के बाद भी देखना जारी रखा. That showed
दैट डी राडिकलाइजेशन का प्रोसेस खत्म नहीं हुआ था। प्रोसेस जो थी ऊपर से चल रही थी, ऊपर से दमन की नीति चल रही थी। सोसाइटी को वापस इंटीग्रेट नहीं किया गया, यूथ को वापस इंटीग्रेट नहीं किया गया। पर्टिकुलरली बंदी सिक्स, वो सिक्स जिन्हें बिना ठोस सबूत के रेडिकलाइजेशन या मिलिटेंसी के दौरान जेलों में बंद कर दिया गया, उन्हें भी वापस नहीं मेन स्ट्रीम में सम्मिलित होने का मौका मिला। एंड फाइनली देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स और कमेंटेटर्स फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, इज दैट देयर इज a mistrust between the paramilitary forces and the Punjab police which is stationed there. पंजाब एक बॉर्डर स्टेट होने की वजह से वहां पर पैरामिलिट्री, इंडियन आर्मी के फोर्सेस, पैरामिलिट्री पर्टिकुलरली बीएसएफ के फोर्सेस और पंजाब पुलिस, ये सब मौजूद रहती है। नाउ वेरी रिसेंटली 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशंस जारी आउट किए जिसके वजह से बीएसएफ, जिसको पहले बॉर्डर के आसपास के 15 किलोमीटर का क्षेत्रफल मिलता था इन ऑर्डर टू हैव देयर कंट्रोल, उनका क्षेत्रफल 50 किलोमीटर तक कर दिया गया। यानी कि यू कैन इमेजिन as many newspapers were claiming at that point of time that Punjab and places like even Bengal are saying that कि ये हमारी ऑटोनॉमी छीनने की कवायद है। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर जो एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, जो पुलिस के ऊपर होता है, उसे अब पैरामिलिट्री के हाथ में दे दिया गया है। पर्टिकुलरली आप समझ सकते हैं दैट पंजाब इज नॉट दैट अ ब्रॉड स्टेट। नॉर्थ में पंजाब बहुत नैरो है, साउथ में पंजाब बहुत ब्रॉड है, लेकिन जहां पर नैरो है अगर वहां पर 50 किलोमीटर का क्षेत्रफल दे दिया जाएगा, सो यू कैन इमेजिन ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द स्टेट गोज अंडर पैरामिलिट्री फोर्स। ये डिस्ट्रस्ट पैदा कर रहा है आज भी। इनफैक्ट द पंजाब गवर्नमेंट हैज अपील्ड टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द MHA नोटिफिकेशन। This is also seen as one of the distrust। पंजाब को गवर्न करने में दोनों की बहुत ज़रूरत है। ड्रग्स एंड द menace ऑफ आर्म्स आर अ रियल इशू जब तक पंजाब पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ है, एंड दैट इज द सैड रियलिटी दैट वी आर हैविंग टुडे। पंजाब की प्रॉब्लम्स ज़्यादातर पाकिस्तान फ्यूल्ड भी हैं, बट दोज हु थिंक, अगर आपको ये लगता है कि पाकिस्तान इन सारी चीज़ों का originator है, that is not that much true। Pakistan is the catalyst। Pakistan has always fished in the troubled waters। So जहां पर भी पाकिस्तान को देखने को मिलता है कि रेडिकलाइजेशन की रीजंस बहुत आपस में मौजूद हैं, तो वो वहां पर कैटलिस्ट का काम करते हैं, वो वहां उसे बढ़ाने का काम करते हैं, आग में घी का काम करते हैं। लेकिन रेडिकलाइजेशन की जड़ें पंजाब में ही निहित हैं और उससे उखाड़ फेंकना हमारा ही, भारतीयों का ही काम है जितना पंजाबी भारतीयों का काम है। नाउ दैट इज वेयर वी टेक रिफ्यूज टू हिस्ट्री। यानी कि हिस्ट्री टीचेस अस कि पंजाब कोई अलग अंग नहीं रहा है। पंजाब फ्रीडम फाइट में या फ्रीडम की लड़ाई में सबसे आगे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर सेलिब्रेटिंग 150 ईयर्स, वी आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग द अमृत काल और द फ्रीडम मूवमेंट। सबसे पहले यानी कि 1920s में गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट जो है वो शुरू हो रही थी, और उसी समय पे कुछ ट्रेजेडीज हो रही थी जो कि अकाली दल अपने ऊपर झेल रही थी। पर्टिकुलरली ननकाना ट्रेजेडी हुई, या गोल्डन टेम्पल के अफेयर्स, या गुरु का बाग ट्रेजेडी हुई। ये ट्रेजेडीज क्यों हो रही थी? पर्टिकुलरली जो सिख थे, जो डिवाउट सिख थे, जो ये चाहते थे कि उनके धर्म गुरु गोबिंद सिंह के नाम से या गुरु नानक देव जी के नाम से या जो चीज़ गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी हैं उनके हिसाब से चले। जब वो ये देख रहे थे कि उनके गुरुद्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं या मेंटेन किए जा रहे हैं बाय करप्ट उदासी महंस, उस जमाने में करप्ट उदासी महंस हुआ करते थे जो ब्रिटिशर्स के साथ खड़े रहते थे। जब वो ये देखते थे कि उनके गुरुद्वारा आर सेलिब्रेट और आर मैनेज्ड बाय दीज करप्ट महंस जो सिखिज्म को पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं और साथ ही साथ डिवाउट सिख्स को सही रास्ते पर भी नहीं जाने दे रहे हैं, देन दे स्टार्टेड एजिटेशन टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर गुरुद्वारा। और ना ही सिर्फ पंजाब के बल्कि ऑल ओवर इंडिया के। ये पता है सबको और ये सब जानते भी हैं कि सिख पंथ में गुरुओं ने, पर्टिकुलरली अलग अलग गुरुओं ने अपनी शहादत अलग अलग रीजन्स में रह के दी। सो नांदेड़ साहिब भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना पटना साहिब इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज पटना साहिब में गुरु गोबिंद सिंह का जन्म हो रहा है। इसीलिए नांदेड़ साहिब हो, पटना साहिब हो, या
ननकाना साहिब हो जो अब पाकिस्तान में है, या हरमंदिर साहिब हो जो मेन अकाल तख्त का गढ़ माना जाता है, इन सभी गुरुद्वारों को छुड़ाने की कवायद चल रही थी। और उसी समय ननकाना में पर्टिकुलरली जो महंत थे उन्होंने डिवाउट सिख्स पर हमला कर दिया, और इस हमले में कई सिख घायल भी होते हैं, मरते भी हैं। ये गांधी जी द्वारा, he said that it was the first movement of independence. He said it that particularly आप नाम याद करेंगे बाबा खड़क सिंह का। बाबा खड़क सिंह इस पीसफुल रेजोल्यूशन को मूव कर रहे थे, इस पीसफुल मार्च को मूव कर रहे थे, जहां पर निहत्थे सिखों पर आक्रमण किया गया। और फिर बाद में इनकी शहादतों के बाद अंग्रेज सरकार ने 1921 में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट का ऐलान किया, जिसके तहत डेमोक्रेटिक फॉर्म में, लोकतांत्रिक फॉर्म में, जो सिख पर्टिकुलरली सिख धर्म के सारे नियमों को अपनाते हैं, कच्चा केस कारा किरपान कंघा रखते हैं, उन्हें अपने अपने गुरुद्वाराओं को चलाने की छूट दी गई, प्रक्रिया शुरू हो गई थी। महात्मा गांधी ने एक टेलीग्राम भेजा था टू बाबा खड़क सिंह सेइंग दैट द फर्स्ट डिसाइसिव बैटल ऑफ इंडियाज फ्रीडम वन, फुल स्टॉप, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बिकॉज टेलीग्राम्स बहुत छोटे हुआ करते थे, बहुत छोटे में लिखना पड़ता था, जितना आप लिखते थे उतना ज़्यादा पैसा और उतना ज़्यादा समय लगता था। सो जब 1921 की सक्सेसफुल SGPC, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट की सत्याग्रह सक्सेसफुली लॉन्च हो गई बाय बाबा खड़क सिंह, सो गांधी जी उन्हें पदवी दे रहे थे कि आपने स्वतंत्र भारत की पहली लड़ाई जीत ली। एंड दैट इज हाउ he showed that religious cause national cause से कोई अलग नहीं है, religious purification national purification से कोई अलग नहीं है। लेकिन साथ साथ आज के भारत में सिर्फ सिख पंथ से जुड़े हुए रिलीजियस रिवाइवलिज्म की ही नहीं, बल्कि सिखों से जुड़ी हुई या पंजाब पर्टिकुलर रीजन से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक चीजें हैं जिनको ठीक करना जरूरी है, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द 3 wrongs. So this was the policy watch for you कि क्या सिखिज्म या पर्टिकुलरली पंजाब में सिखिज्म के नाम पर खालिस्तान का रिसर्जेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। यू टेक एन ओपिनियन, यू टेक अ कॉल ऑन दैट, फाइन। लेटर ऑन आई वुड लाइक टू अपील टू माई स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली वो जो तैयारी कर रहे हैं, इफ यू आर लुकिंग फॉर बिकमिंग एन ऑफिसर इन 2025, आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं, वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट। हम अपने फाउंडेशन कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, दीज आर लॉन्चिंग फ्रॉम 5th of March बाय द वे, एंड दे आर क्लोजिंग सून इनफ। सो आप चाहते हैं कि एक मुकम्मल भारत के एक मुकम्मल ऑफिसर बने, ऑल इंडिया सर्विसेज में भाग लें एंड मेक योर कंट्री प्राउड, सो डोंट वेट फॉर इट, एनरोल इन आवर फाउंडेशन कोर्सेज, यूज द कोड ASHLIVE। व्हेन यू यूज द कोड्स ऑफ कोर्स आपको डिस्काउंट मिलेगा, बट डिस्काउंट से ज़्यादा वी बिलीव इन गिविंग यू क्वालिटी। सो क्वालिटी विथ अफोर्डेबिलिटी स्टडी IQ की मेन मोटो रही है। हम जानते हैं कि आप देश के अलग अलग भाग में बैठकर तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली आना और दिल्ली से जाना सबके जेब के लिए उतना ठीक नहीं रहता है, लेकिन सपना देखना और भारत की स्वतंत्रता को बचाए रखना और भाग लेना हम सबका अधिकार है, आपका भी अधिकार है, और आप इस अधिकार को यूज करना चाहते हैं, आई नो दैट। सो फॉर दैट हैव एन एम, हैव अ गुड एम, और आपकी एम को साधने के लिए और आपका नाम फाइनल लिस्ट में देखने के लिए हम तत्पर हैं, हम तैयार हैं। सो यू ऑल्सो गेट रेडी फॉर दैट, enlist in the course, use the code ASHLIVE, see for yourself your dreams come true. Thank you for watching it. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।